कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहने की कोशिश भी करना है। हम लोगों ने अभी तक व्याकरण खंड में वर्ण के बारे में पढ़ा है। गद्य खंड में हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी का एक निबंध है बातचीत, उसके बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग काव्य खंड के पहले अध्याय कड़बक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि तीनों खंड से बराबर बराबर हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो और एक तरफा एक समरसता ना हो कि मतलब एक ही रस में पढ़े जा रहे हैं, बस निबंध पढ़े जा रहे हैं, लेख पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा सा अलग अलग भाव भी बीच में आते रहें। तो कोशिश यही है कि क्लास को रोचक बनाए रखा जाए और कभी एक मोनोटोनस जैसा टोन ना हो हम लोगों का। इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या पहले हम लोगों को देखना है कि किसी भी अध्याय से, जैसे हिंदी में दिगंत भाग, जो हम लोग दिगंत जो पढ़ रहे हैं, पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। तो इसमें हर एक अध्याय के साथ लेखक का परिचय जुड़ा हुआ है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा था तभी मैंने बताया था कि अध्याय के साथ साथ ही लेखक के परिचय को भी पूरे तल्लीनता से पढ़ना है। और इसलिए भी क्योंकि हमें जब नंबर लाना है, नंबर का टारगेट क्या है हम लोगों का? 100। तो हमें जब 100 नंबर लाने हैं, पूरे 100 में 100, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी अध्याय का, ये सिर्फ एक ही नहीं, इसी की बात नहीं है, या कोई भी महत्व नहीं कहा जा सकता कि ये चैप्टर इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर इस साल के लिए कम महत्वपूर्ण है। बल्कि हमें ये ध्यान देना होगा कि हर एक अध्याय का कोई भी भाग छूटे नहीं, ताकि कुछ से अगर क्वेश्चन आ भी जाए, कहे बगाए आ गया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, या फिर आ भी गया तो हमें ये अफसोस ना रहे कि इसे हम नहीं पढ़ा। ठीक है, हो सकता है कि उसके जगह पर हमें अथवा में या और में करके दिया हो, दूसरा प्रश्न दिया हो, हम लोग उसका आंसर दे करके वहां से आगे बढ़ जाए, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी पूरे की। यानी कि जैसे कि मैंने इससे पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर में चर्चा में कर रहा हूँ, इसी के बारे में आ रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में हमें कितने नंबर का एग्जाम देना है, कितना नंबर चाहिए हमें? 50 नंबर का एग्जाम देना है। बट क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, कितने उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न होंगे इसमें से। अब 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के हमें आंसर देने होंगे, या इसकी संख्या 100 से कम भी हो सकती है, लेकिन 50 से ज़्यादा रहती है हमेशा। तो आपको, यानी कि आपके पास फ्री हैंड है ना कि बस 100 में से हम 50 प्रश्न छोड़ सकते हैं। वो 50 प्रश्न में से हो सकता है 2-4 प्रश्न आप लोगों को ना आते होंगे, तो उनको भी छोड़कर हम दूसरे प्रश्नों को बना लिए। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इन 100 प्रश्नों में से सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आता हो। परीक्षा में ये स्थिति बने कि 100 में से 100 प्रश्न का आंसर आपको पता हो। ये निर्भर करता है आपके कितना मतलब इसको समझ पाते हैं, कितना इसको याद रख पाते हैं, और हमारे समझाने के प्रयास पर। हम दोनों को मिलकर एक साथ प्रयास करना है और परीक्षा को पास करना। सिर्फ परीक्षा को पास ही नहीं करना है, इन्हें समझते भी चलना है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, यही जो चीज़ हम पढ़ेंगे, आज 12वीं में पढ़ रहे हैं, आपका ध्येय हो सकता है कि ये लक्ष्य होगा कि हमें एग्जाम लाना है। 100 में 100 मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ाया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आज जो पढ़िएगा, आज जिसे आप परीक्षा मानकर चल रहे हैं, यही चीज़ आगे आपके काम आएंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कुछ लोग साइंस से होंगे, कुछ लोग आर्ट्स स्ट्रीम से ही होंगे, कुछ लोग कॉमर्स से होंगे, उन सबके अलग अलग क्षेत्र बटेंगे। अभी यहाँ पे इस क्लास में 7 हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो अलग अलग अपने अपने स्ट्रीम में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि उसी स्ट्रीम में कई लोग किसी और पेशे में जाए, किसी और पेशे में जाए, किसी का मतलब अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग चीज़ों को अपनाए। कोई टीचर बन सकता है, उसी में कोई आगे किसी सरकारी नौकरी में जा सकता है, कोई कोई होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा। अगर कोई जाता है सिविल सर्वेंट बनने में, या फिर किसी भी अन्य पेशे में जाए, कोई भी तरीका अपनाए, तो उन लोगों को ये सब चीज़ आगे मिलेगा। देखने को ये लगेगा कि भाई ये सब का जरूरत ही नहीं है, पर आपको अपने तैयारी के क्रम में या जो भी आप काम कर रहे हैं उस क्रम में मतलब छोटे छोटे ऐसे जगह मिलेंगे जिनको भरने का काम यही अध्याय, यानी कि इंटर, 10th का, 12th का,
इन सब के चैप्टर, इन सब के पढ़े हुए जो अध्याय हैं या क्वेश्चन हैं, वो उस छोटे छोटे लूप होल्स को भरेंगे। सिविल सेवा की अगर तैयारी करते हैं तो आपको तो पढ़ना ही होगा, ये 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी का पूरा सेट या फिर पूरा जो इसमें पढ़ाया गया है किसी भी बोर्ड का हो, आपको पूरा ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसे कहा भी जाता है कि अगर छठे क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपने बढ़िया से की है तो आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसी को आप रिवाइज कीजिए और सिविल सेवा की परीक्षाओं में जाके बैठिए, आराम से सभी प्रश्न बनेंगे बढ़िया से अगर समझे हो तो आप लोगों को जब हम मतलब पढ़ रहे हैं मौका है इस समय ध्यान न दें और बाद में इस चीज़ को दोबारा पढ़े, उससे तो अच्छा है ना कि अभी आपके लिए 1 साल दिया जा रहा है कि 12वीं की तैयारी कीजिए। तो ये 12वीं की तैयारी थोड़ी अच्छे से करें हम लोग, ताकि दोबारा इसको बस रिवीजन करने के लिए ही बैठा जाए, इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी साल भर में 12वीं की सिर्फ तैयारी करना और बाद में आज से 3-4 साल बाद 1.5 साल में पूरे 8वीं कक्षा से लेकर के या छठी क्लास से लेकर के 12वीं तक के पढ़ाई 1.5 साल में कौन ज़्यादा आसान है। और उस समय आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती है कि आ जाएं, घर की या कुछ अन्य प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाएं। अभी तो बस आपको पढ़ना है ना, अभी ज़्यादा बहुत कम लोग होंगे जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी। मैं इनकार नहीं करता, ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि कुछ लोगों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ जाती है बहुत छोटी सी उम्र से ही, लेकिन फिर भी आप पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। अभी पढ़ने का समय है, बाद में आप पर वो जिम्मेदारी तो और बढ़ जाएंगी ना। और जो नॉर्मल अन्य लोग भी हैं जिनके ऊपर भी सिर्फ पढ़ने का ही बस बोझ है, दूसरा कुछ नहीं, इसको बोझ कहे तो, क्योंकि ये बोझ नहीं है बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए समझिए कि पिलर्स हैं। ये वो पिलर जिन मतलब स्तंभ है जिन पे कि पूरा ज़िंदगी खड़ा रहेगा, पूरा ज़िंदगी इस पर आधारित रहेगा, इस पर ज़िंदगी का पूरा भार ये उठाएंगे। तो लगेगा कि पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो बस नंबर ही हमको गेस पे पढ़ लेंगे उससे आ जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप आज के लिए नहीं सोच रहे हैं बल्कि आगे के लिए सोच रहे हैं, भविष्य सोच रहे हैं, और भविष्य आपको भी नहीं पता। कहा भी जाता है ना कि भविष्य एक गुफा, एक मतलब क्या कहा, अंधेरी गुफा है, आपको नहीं पता कि ये स्वर्ग का रास्ता है या नरक का रास्ता है, बस वो एक है जगह जो आप देख नहीं है, लेकिन उस जगह को आप अपने आज के कर्मों के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं, उस रास्ते को पार कर सकते हैं। तो आप अपने आप पर फोकस कीजिए, आज पर फोकस कीजिए, जो नहीं दिख रहा है उसको तो छोड़ दीजिए ना, जो दिख रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कि प्रश्नों के हमारे पास वही बता रहा था कि मैं कि प्रश्नों की भले ही बहुलता रहे, उसमें से कम प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और हिंदी ऐसे भी सब्जेक्ट है ये है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। देखिएगा उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े रहेंगे। और मेरी कोशिश भी ये है कि वीडियो ऐसा बनाऊँ या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ इस तरह से पढ़ाऊँ कि 1 बार या 2 बार आप अगर वीडियो देख लिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, मगर कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी भी, सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसे पढ़ें और इस तरह से जो भी मैं बता रहा हूँ उसको कीजिए ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आए। परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसा ना हो कि लगे कि ये प्रश्न इससे बनने वाला नहीं है, तो बाद में पछताने से अच्छा है कि थोड़ा सा अभी ज़्यादा मेहनत कर लिया जाए। चलिए देखते हैं, हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है, काव्यखंड का कड़बक। अब कड़बक किसे कहते हैं? कड़बक जो है दोहा और चौपाइयों के फॉर्म में जो लिखा जाता है, ये कतर वाला दोहा नहीं है, एक कतर में भी है दोहा, वो जगह वाला नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी काव्य में, वो वाला दोहा है। दोहा, छंद, चौपाई आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये वो वाला दोहा है। दोहा और चौपाई के फॉर्मेट में जो काव्य कहा जाता है, काव्य कविता का ही रूप है, सिर्फ कविता नहीं बल्कि काव्य, जैसे कि ये दोहा है, ये कविता नहीं है बल्कि ये काव्य कह सकते हैं। लेकिन कविता का मतलब होता है क्या, एक गीतमय, गीत की तरह जो रहता है वो कविता आ गया। पर दोहा 2-2 पंक्तियों में होते हैं जिसमें कुछ छंद रहेंगे, तो ये पूरी कविता तो नहीं हुई लेकिन काव्य हुआ। तो थोड़ा सा अंतर, जैसे कि मैंने वर्ण और अक्षर में बताया था, ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो काव्य, कविता, दोहा, छंद ये सब काव्य के ही अंग है, काव्य के ही भाग हैं। तो दोहा और चौपाई के जो रूप में जो काव्य रहता है वही तो हुआ कड़बक। जैसे कि कबीर के पद जो कहा जाता है अधिकतर दोहा के फॉर्म में रहते हैं, तुलसीदास के पद अधिकतर चौपाई दोहा इसी के फॉर्म में। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा क्या है,
दोहा के रूप में है, छंदों का एक समूह है, कई छंदों को मिला के बनाया गया और इतने अच्छे तरीका से बनाया गया है कि उसकी सुंदरता आप खुद ही आंक सकते हैं, सबको लगभग याद होगा ये। वैसे ही है ये मलिक मोहम्मद जायसी का कड़बक। ये क्या चीज़ है, दोहा और चौपाई के फॉर्मेट में है और हमें जो पढ़ना है वो है इन्हीं की एक रचना है पद्मावत, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस पर एक फिल्म बन चुकी है जो पूर्णतः इस पर आधारित नहीं, मतलब इसी का रूप नहीं है बल्कि कुछ उसमें अपना भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इस पर आधारित मान सकते हैं कि इससे प्रेरित है। इस मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना जो है पद्मावत, उससे इसके बारे में थोड़े बहुत अंदाजा तो सबको होगा। पहले हम इनके बारे में जानते हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। जैसे हम लोग का ये अध्याय सिलेबस दिया गया है कि लेखक परिचय और तब अध्याय, तो पहले हम लेखक परिचय करते हैं। ये कौन है, ये श्रीमान है मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही जाने माने ये साहित्यकार हैं। साहित्यकार ना कहिए, इनको संत कहिए, ये संत की श्रेणी में आते हैं। और आपके इस अध्याय का यानी दिगंत भाग में काव्य खंड का ये खूबी भी है कि इसमें संतों की संख्या ज़्यादा है, लेखक के रूप में संतों की संख्या ज़्यादा है। इसमें आप सूरदास पढ़ेंगे, नाभादास पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे हैं कि आपको मतलब लगेगा कि शायद संतों की रचना पढ़ रहे हैं, धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लगेगा भी। मलिक मोहम्मद जी, ये जायस इनका नाम जो है इनके निवास स्थान से, जहाँ ये रहते थे, जहाँ पले बड़े थे, उनसे जुड़ा हुआ है। जायस जगह पर रहते थे, जायस जगह है उत्तर प्रदेश में, तो ये जायस के रहने वाले थे, इसलिए जायसी इनको कहा गया। इनका जन्म है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। 15वीं शताब्दी से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अभी कौन सा शताब्दी चल रही है, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी यानी कि क्या 2001 से लेकर के या 2001 से लेकर के 2099 तक, 2099 मतलब उसकी एक साल के बाद क्या होगा, 2100 शुरू हो जाएगा ना, 2100, तो 2001 ईस्वी से लेकर के 2099 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसे कहा जाएगा 21वीं शताब्दी, यानी कि 2100 होने वाले हैं। 2100 के अंदर वाला जो है वो माने 100 वर्षों का पीरियड, उसे कहते हैं 21वीं शताब्दी। अब 2100 पार कर गया तो इसके बाद 2200 ही आएगा ना, यानी कि 2100 से कम तो नहीं रहा, वो 2100 से ज़्यादा हो गया। 2100 से कम में 100 वर्षों के अंतराल में कौन कौन से साल आएंगे, तो 2001 से लेकर के 2099 तक के साल आएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है 21वीं शताब्दी। आमतौर पर जिस शताब्दी का नाम लिया जाता है उससे एक घटा करके जो चल रहा है उस वो होता है। जैसे कि 21वीं शताब्दी में ये क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना, 2023 चल रहा है अभी, यानी कि 2000 वाला शताब्दी चल रहा है, तो ये 21वीं शताब्दी होगा। अगर 2100 वाले अगर ईस्वी सन आ जाए, 2101, 2102, तो वो 22वीं शताब्दी हो जाएगा। वैसे ही है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, तो 15वीं शताब्दी का मतलब पहले क्या हुआ, 1400 समथिंग, यानी कि 1400 कुछ होगा। और एक और चीज़ है उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध का मतलब अगर किसी चीज़ को आधा तक कर दिया जाए तो बाद वाला यानी कि लेटर हाफ, जो कि बाद वाला हिस्सा है, आधा हिस्सा उसमें पड़ता है। किसी भी एक ऐतिहासिक चीज़ को लिखने का एक तरीका भी है कि जिसका आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता हो, तो उसके बारे में कुछ आसपास के चीज़ के बारे में बताया जाता है, तिथियों के बारे में। जैसे कि आपको पता नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, पर यह पता है कि 1500 से पहले हुआ था, यानी कि 1500 ईस्वी से पहले हुआ था, 1400 ईस्वी के बाद हुआ था। आप इन्हें कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में हुआ था। आपको ये भी पता है कि 1450 के बाद हुआ था या 1450 के पहले हुआ था। अगर 1450 के पहले हुआ था तो आप लिख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि पहले वाले हिस्से में, पूर्व आर्ध, पूर्व मतलब पहले, आर्ध मतलब आधा, यानी कि पहले वाले हिस्से में इनका जन्म हुआ था, वो या वो घटना घटी थी। अगर कहा जाए कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद वाले आधे हिस्से में, यानी कि 1450 के कुछ, 1450 के बाद वाला जो होगा, जो 1500 से पहले है, उसमें हुआ होगा। इनका जन्म हुआ था 1492 में। हालांकि ये अनुमानित है, कहा जाता है कि 1492 में है। वास्तव में क्या है कि इनके जन्म से जुड़ी कोई बाहरी साक्ष्य या इनके जीवन से ही जुड़ी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वैसे भी
ये जब इनके काल में, सिर्फ इनके नहीं बल्कि ये देखा जाता है कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके जीवन काल में और ये साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य में, खासकर हिंदी साहित्य में ऐसा देखा गया है कि उस साहित्यकार के जीवन काल में उसे उतना उतना मतलब क्या कहा जाए ना, उतना आदर सत्कार जितना वो डिजर्व करते हैं उतना भाव नहीं उन्हें मिला, उतना उन्हें प्रेम भाव, उन्हें उतना आदर नहीं दिया गया है। बल्कि उनके जाने के बाद उनका उनकी भावनाएं उनके प्रति ज़्यादा बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र जी जीवन भर अपने मतलब गरीबी में गुजार दिए हैं। उनके पास कहा जाता है कि उनकी जो प्रकाशन की जो थी फैक्ट्री कहिए या फिर जो उनका प्रेस था, उसमें मतलब कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, कोई पैसा उनके पास नहीं था कि कुछ और उसमें कुछ अच्छी मशीनें लिख ले लें, यहाँ तक कि स्याही खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं बचते थे। फिर भी उन्होंने अपनी रचना जारी रखी, उनका पैशन था उस तरह से कि वो अपने लेखन को बढ़ाए रखें। उनका एज कम माने कितना, लगभग 50 के आसपास उम्र में वो अपने आधा पूरा जीवन भी पूरा नहीं कर पाए थे। 50 के आसपास, एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 50 के आसपास में ही वो उम्र थे उनकी। उस समय वो इस दुनिया को छोड़ गए थे। शायद 53 या 54 ऐसे वर्ष उनके हुए होंगे या कम ही हो सकते हैं। तो इतने वर्षों में वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। अगर उनकी दवा पानी हुई रहती समय पर, उनमें थोड़ा सा पैसा लगाया जाता उनके लेखन में, तो और विकसित हो सकता था कि और अच्छे से वो लेखन कर पाते। या सिर्फ कोई भी उनकी जिम्मेदारी उठा लेता है कि आपके प्रेस की जिम्मेदारी मेरी है, तो और अच्छा वो लिख सकते थे। उनके समय ज़्यादा मिलता था, समय भी कम पड़ जाता था उनको लेखन के लिए और प्रेस संभालने के लिए भी, यहाँ तक कि घर परिवार भी चलाना रहता था। तो पूरी ज़िंदगी वो गरीबी में गुजार दिए। मरने के बाद उनकी एक एक कॉपी हजारों में उनकी बिक रही है। उनके हर साहित्यिक संगोष्ठियों में उनकी चर्चा की जाती है। उन्हें एक इतना महान आदर भाव दिया जाता है जितना वो शायद अपने ज़िंदगी में उतना नहीं देख पाए। वैसे ही है कि जायसी जी भी फकीरी में जिए, पूरा संतों की तरह ये रहे, संतों की टोली में ही रहे। इनकी रचना की जितनी महानता आज है शायद उतनी उस समय नहीं होगी, क्योंकि उनके बारे में उतना खोज खबर उस समय लिखा ही नहीं जाता था। बाद में साहित्यिक विचार जब बढ़े, साहित्यिक विचारधाराएं बढ़ी, तो इनके बारे में, जैसे कि पहले क्या होता था ना, लोग की कुछ रचनाएं रच देते थे और आम जीवन में प्रसिद्ध हो जाती थी। लोग सुन के उन्हें याद रखते थे, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ तक कि ऐसी रचनाओं को पढ़ने, सुनने, सुनाने के लिए पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं रहता था, ज्ञानी होने की जरूरत ही नहीं थी, वो बस याद रह जाती थी सुन के। और इनकी भाषा रहती थी आम बोलचाल की भाषा। पद्मावत रची गई है किसमें, अवधी भाषा में अधिकतर इनकी रचनाएं होती हैं। तो लोग उसमें बोलते थे, प्राकृत या अवधी या ब्रज भाषा ऐसी होती है कि वो आम बोलचाल की, जैसे कि आज क्या है हिंदी, भोजपुरी, ये सब मैथिली आम बोलचाल की भाषा है। इस क्षेत्र में आइएगा, जैसे कि यहाँ पे आइए बिहार में, और खास करके ये चंपारण वाले हिस्से में, ये आपको यहाँ पे भोजपुरी देखने को सुनने को मिल जाएगी और भोजपुरी समझ भी लेगा कोई भी आप बोले तो। वैसे ही दरभंगा साइड में जाइए तो वहाँ पे मैथिली बोली जाती है। आप मैथिली बोलिएगा, सामने वाला समझ जाएगा, या मैथिली में कुछ कहिएगा वो समझ जाएगा। आपको नहीं उसका अर्थ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आधा आधा समझ जाएगा। कुछ कठिन वर्ड उसमें यूज कीजिएगा तभी उसको समझाना पड़ेगा, आमतौर पर समझ जाता है। वैसे ही अगर हम लोग इंग्लैंड में जाएं और वहाँ पे इंग्लिश में बात करें, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे आपको बताना जब पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मैं ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ऐसा है कि आपको समझ में आया कि नहीं। आपका टोन अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि वो उसे पूछना पड़े, लेकिन इंग्लिश उन लोगों को आता है, उन लोगों की मातृभाषा है। तो वैसे ही है कि वे एक तो बोलने का तरीका था, आम जनों की भाषा थी, और दूसरी बात है कि इन लोगों की घटनाएं जो चीज रचने के तरीका ऐसे हैं, घटनाओं को इस तरह से कहते थे कि लोगों को वो याद रह जाता, सुन के इतना रोचक लगता था कि वो लोग कविता गीत की तरह याद रखते थे और गाते थे। तो उनकी इस गाने को जब साहित्यकारों ने सुना या उनके सामने जब आया, तो तब उन लोगों ने खोज शुरू की कि ये किसने रची है, किसकी कहानियां हैं। तो ये सब उसके बाद उन्होंने चर्चा की इसकी और उन्हें स्थान दिया गया। और जब मालूम चला कि इनकी ऐसे ऐसी रचनाएं हैं, मतलब इन पे रिसर्च जब शुरू हुआ, तब इनके महत्व धीरे धीरे उजागर हुए। ऐसा भी है कि इनके बारे में साक्ष्य अभी तक नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। इसका भी अनुमान लगाया जाता है। इनकी ही रचनाओं में कई जगह उल्लेख आता है, जैसे कि एक अथी है कि आखिरी कलाम इनकी रचना है,
उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था कि उसमें अनुमान लगाया कि 900 सदी के बाद इनकी, अब 900 सदी ईस्वी में नहीं है, 900 हिजड़ी संवत में, हिजड़ी संवत है, इस्लामिक कैलेंडर में है कि 622 ईसा में 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जी जो कि थी हैं पैगंबर माना जाता है, पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की तरफ वो गए थे। तो इस घटना को ही हिजरी संवत की शुरुआत माना जाती है। खलीफा के काल में ये हुआ था, मतलब इस हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी, पर घटना उसी को मानी जाती है जब उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया था, और इस घटना को पहली हिजरी संवत माना गया था और उसके बाद ये शुरू किया गया था। तो इस आधार पर इनका जन्म क्या अनुमान लगाया जाता है, चूंकि 900 हिजरी इनके माना गया है, इनके ही एक आखिरी कलाम में एक दोहे में माना गया है, फिर पद्मावत में भी एक जगह इन्होंने चर्चा की है। तो इस आधार पर 1492 अनुमान लगाया है कि 900 हिजरी से बाद इनका जन्म नहीं हुआ होगा, उससे पहले का हो सकता है, 10 साल 5 साल आगे पीछे हो सकता है। 1492 एक अंदाजन अनुमानित इनका जन्म का काल माना जाता है। वैसे ही जब जन्म ही अनुमानता है तो निधन भी अनुमानता ही होगा। 1548 का इनके निधन का समय दिया जाता है कि 1548 में अनुमानता इनका निधन हो चुका था, क्योंकि कंफर्म नहीं कहा जाता कि इतने वर्षों के बाद ये इनका निधन हो गया था। बस अंदाज लगाया जाता है कि कितना 48 और इधर 8, 56 वर्षों में इनकी मृत्यु हो, मतलब मृत्यु नहीं कहें हम, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि निधन कहें, देहांत कहें, तो एक सम्मान झलकता है। तो 1492 ईस्वी में इनका जन्म ईस्वी में अनुमानतः जन्म हुआ है और निधन हुआ है 1548 ईस्वी में अनुमानतः। इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। इनके पिताजी का नाम था, कहीं कहीं पे इन्हें कहा जाता है कि मलिक राजे अशरफ, कुछ विद्वानों ने इन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहा है। तो ये दोनों नाम का उल्लेख होता है, एक ही आदमी है, मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। इन्हें भी आपको ध्यान में रखना होगा, मलिक राजे अशरफ और मलिक शेख ममरेज। मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं। मैंने जन्म स्थान बताया ही, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जायस जगह पे हुआ था। इनका मतलब निधन, चूंकि ये इस्लामिक रीति रिवाज में पले बढ़े हैं, इस्लामिक घर में जन्मे थे, तो इनके निधन के बाद इन्हें क्या दफनाया जाता है इस्लामिक कल्चर में। तो इनका कब्र जो जहाँ दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कब्र। तो इनका कब्र है अमेठी में। अमेठी या उत्तर प्रदेश का एक जिला है, संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से अधिकतर कौन जीतती हैं, यहीं से राहुल गांधी जी खड़े होते थे, जो इस बार स्मृति ईरानी जी वहाँ से जीती हैं। खासकर हम लोग मतलब बिहार का है ना कि राजनीति के बारे में चर्चा करने से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसके मतलब मैंने राजनीति की थोड़ी चर्चा की, अन्यथा न लिया जाए। और चूंकि गांधी परिवार बहुत प्रसिद्ध, ये कहा जाता है ना कि भारतीय आधुनिक इतिहास में, आधुनिक मतलब स्वतंत्रता के बाद वाले इतिहास में गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार बहुत सम्माननीय परिवार रहा है, और इससे जुड़ी कोई घटनाएं अगर हैं तो लोगों को याद रहती हैं या उन्हें पता रहता है। तो यही है अमेठी, जहाँ से अधिकतर मतलब गांधी परिवार से ही कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है। ये संसदीय क्षेत्र समझिए कि रिजर्व रहती है और अधिकतर बार जीता जाता है। इस बार हो सकता है कि मतलब विपक्ष की लहर हो या जो भी रहा हो, उसमें ज़्यादा राजनीतिक कारणों में नहीं जाए, लेकिन इस बार यहाँ से इसलिए प्रसिद्ध रहा कि यहाँ से राहुल गांधी जी हार गए थे चुनाव। एक दूसरा क्षेत्र भी है रायबरेली, वहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जी, हालांकि राजीव गांधी जी अभी नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जी वहाँ से जीतती है, खड़ी होती हैं और जीतती भी हैं, चुनाव जीतती है हमेशा। तो ये जायस कहा जाता है, रायबरेली जिला में ही पड़ता है। आप बस इतना याद रखिए, ये जायस के निवासी थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। इनकी वृत्ति, इनकी जीवन वृत्ति क्या थी। आज एक और चीज, क्योंकि जन्म और निधन के उपरांत सबसे जीवन में जरूरी क्या है, माता पिता। माता के बारे में पता नहीं चलता, पिता चूंकि पहले एक पितृसत्तात्मक समाज की तरह थी, पिता के बारे में अधिकतर देखा जाता था। पुरुषवादी चीजें ज्यादा सोची जाती थी, यानी कि पहचान के लिए पिता की आवश्यकता है,
हालांकि उससे भी पहले जाया जाए तो माता का भी पूरा स्थान रहता था, लेकिन बीच में जो एक सोच विकसित हुई, जो समाज विकसित हुआ, यहाँ पे पुरुषत्वात्मक समाज कहा जाने लगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी जारी है। अधिकतर अब तो बहुत मतलब सुधार हो चुका है, हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है मातृसत्तात्मक समाज लाने के लिए। फेमिनिस्ट को ओवर कुछ नहीं कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और जिससे नुकसान भी हो रहा है। तो एक समन्वयात्मक समाज की ज़रूरत भी होती है, समन्वय रहे। पर उस समय की हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसलिए इन्हें एक तो इनके बारे में उतना पता नहीं था, पर फिर भी इनकी रचनाओं के माध्यम से है, या जो सुनने में जो आता है लोग के, चूँकि ये सुन करके ही इनकी रचनाएं लोगों ने याद रखी थी। तो इस तरह इनके पिता के बारे में भी पता चलता है कि मलिक शेख ममरेज इनके पिता का नाम था, या फिर उन्हें उर्फ में लगा सकते हैं, उनका एक अन्य नाम था मलिक राजे असलफ भी कहा जाता था। तो माता पिता के बाद किसका स्थान होता है जीवन में? गुरु का, जो दुनिया दिखाए। माता पिता ने जन्म दिया है, इस दुनिया में उन्हें लाया है, उसके बाद इस दुनिया से परिचय किसने कराया? उस इंसान को उसके गुरु ने परिचय कराया कि ये दुनिया कैसी है। तो माता पिता के बाद किसका स्थान है? गुरु का। गुरु का नाम क्या था इनका? इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। दो आदमी थे ये लोग। ये एक सूफी संत थे शेख मोहिदी, शेख मोहिदी। और दूसरे क्या थे? सैयद अशरफ जहांगीर। सैयद अशरफ जहांगीर। अब ये कंप्लेन ना कीजिएगा कि ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा जगह कम था इसलिए वहाँ पे लिख दिया कोने में। आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगा, या फिर किताब के पहले पेज में यहाँ पे लिखा भी है इनके इंट्रोडक्शन में। ये किताब का ही भाग है, उसी का हम लोगों ने इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया है। लिखा हुआ भी है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये लोग इनके गुरु थे। गुरु मतलब ये तो इनका बचपन बीता, ये बचपन में ये अनाथ हो चुके थे, तो इनका जो भी पालन पोषण हुआ ये फकीर साधु संतों इन लोगों के बीच में ही हुआ। तो वैसे ही इन लोगों के गुरु भी हुए, ये सूफी संत थे मोहिदी साहब, सैयद अशरफ भी वैसे ही फकीर साहब फकीर थे। तो इन लोगों को इनका पालन पोषण ही ऐसे ऐसे बीच में हुआ था कि इनका संत बनने का उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। कहा भी जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है, जब मुश्किल हालात सामने आते हैं तभी आदमी का उनसे लड़ने की क्षमता पता चलती है। कहा भी जाता है कि जितने ही कठिन परिस्थितियां होती हैं उन्हीं में मतलब व्यक्ति की वास्तविक ताकत का पता चलता है। एक कवि भी हुए हैं, अधिकतर आप उनके बारे में सुनते हैं, स्वयं श्रीवास्तव जी। उनकी एक रचना है जिसमें 2 लाइनों में उन्होंने बताया है कैसे कि इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचानता है कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तो जब भी मैं बार हर बार मैं यही कहता हूं कि आपको आपके सामने जो मुश्किल परिस्थितियां आती हैं वो आपको रोकने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके अंदर जो ताकत छुपा हुआ है उसे आगे धकेलने के लिए आते हैं। आपके सामने अगर कुछ गड्ढा है या कोई अवरोध है, इसका मतलब क्या है? आपको वहां पे ज्यादा जोर लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई यहाँ पे तो हम रुक गए, यहाँ पे हमें रोक दिया गया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ गड्ढा जैसा कर दिया जाए, अब यहाँ पे मुझे चलना है, तो मुझे ये एक तो पहली परिस्थिति है कि यहाँ पे मुझे रोक दिया गया, रोकने के लिए लगाया गया। दूसरी परिस्थिति क्या होगी कि सामान्यतः मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो आराम से चल रहा हूँ, जब इस गड्ढे को पार करना होगा तो मुझे उछलना होगा, कूदना होगा, या अगर छोटा मोटा है तो लांघना होगा, यानी कि यहाँ पे जोर ज्यादा लगाना है। तो कठिन परिस्थितियां आए, मुश्किल हालात आए, मतलब क्या है कि हमें वहां पे ज्यादा मेहनत करनी है, उनसे आगे निकलना है। वो आपको रोकने के लिए नहीं है बल्कि आपको बूस्टअप करने के लिए है। जब जैसे कहा जाता है कि दवाई कड़वी होती है लेकिन फायदे की होती है, यानी कि आपको उन्हें स्वाद लेकर नहीं खाना है, बस खा जाना है। वही है कि जब बुरा वक्त चल रहा हो, आपको जीवन में संघर्ष चल रहा हो, तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, उस संघर्ष से पार पाना है, उसे आगे निकलना है। वो रुकने वाला जगह है ही नहीं।
तो इस बारे में ना सोचिए कि कैसे हालात है। इनके साथ भी वही हुआ, बचपन बीता फकीरी में, कुछ था नहीं। फकीरी मतलब क्या, कुछ था ही नहीं इनके पास। साधु संतों के साथ बीता, माता पिता थे नहीं, अनाथ हो गए बचपन में ही। ये भी नहीं थे कि बहुत बड़े राजा महाराजा के घर के थे कि इनके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा था, किसी ने पाल लिया। इनके पास कुछ नहीं था, ये फकीरों के बीच में पले बड़े, उनके साथ ही भटकते रहे। जो मिला ज्ञान वहीं से मिला, तो कुछ सोचना था ही नहीं, गंवाने के लिए इनके पास था ही कुछ नहीं। यानी कि ऐसा कुछ था नहीं कि चिंता रहे कि मेरे को लूट जाएगा, कुछ मिले तब तो लूटे। लूटने के लिए कुछ चाहिए होता है, इनके पास नहीं था। तो ये क्या मिला इनको? जब कुछ नहीं मिलता है, आदमी को ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलता है। और इनका सहयोग भी रहा, मतलब इन लोगों का, इनका साथ भी रहा है ऐसे लोगों के साथ, साधुओं के साथ, फकीरों के साथ, कि ज्ञान ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो जीवन पले बढ़े, जीवन चला और ज्ञान अर्जित किए। इसका एक ये मतलब सबसे पॉजिटिव इफेक्ट इन पे पड़ा कि ये मृदुभाषी हुए। ये इनमें कोई जैसे झगड़ा करने के लिए बोल दिए तो संतों के बीच में आप जाइए, चाहे फकीरों के बीच में जाइए, कुछ बुरा भला कहिए, उन्हें लगेगा ही नहीं। आप उन्हें कुछ गलत बोल दें, उन्हें लगेगा ही नहीं, वो झगड़ा ही नहीं करेंगे आपसे। आप अच्छा बोले तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगे, लेकिन कुछ बुरा बोलें तो वो सोचेंगे ही नहीं। तो वही है, मृदुभाषु स्वभाव से हुए ये। मनस्वी जैसे हुए एकदम। तो इनमें एक जगह चर्चा भी है कि बहुत ही मृदुभाषी थे, मनस्वी थे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्वभावतः संत थे, मृदुभाषी थे, मनस्वी थे। तो ये सब इनके गुण पैदा हुए कहाँ से? ऐसे संगत से। तो इनके व्यक्तित्व रहा ऐसा। अब इनके बारे में, यानी कि इनके शारीरिक रूपरेखा कुछ ऐसी थी कि ये उतने सुंदर नहीं दिखते थे। अब ऐसे माहौल में ढने, ये तो था नहीं कि मतलब कुछ ज़्यादा सुख सुविधाओं में पले बड़े। और वो समय था बीमारियों का, जब बीमारियां हो जाती थी तो उनके इलाज बहुत कम होते थे, खास करके मध्यकाल में या शुरुआती आधुनिक काल में। ये किस समय की बात है? 1492 में इनका जब जन्म हुआ, 1548 में जन्म हुआ, तो समझ सकते थे कि ये युग खास करके इस समय कितनी प्रगति पे था। आज के मुकाबले तो कम ही था। और उस समय कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां भी थी जैसे चेचक, हैजा, प्लेग, ये सब ऐसी बीमारी थी जिनका इलाज नहीं था। तो आप सोच ही सकते होंगे, इनको चेचक हुआ था। चेचक के कारण क्या हुआ था कि इनका रूप जो था वो बिगड़ा हुआ था, रूपहीन कहिए, कुरूप मानिए उनको। चेहरे पे दाग धब्बे बहुत सारे थे। चेचक के कारण ही इनकी एक बाईं आंख चली गई थी, आंखों में रोशनी नहीं थी। सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि एक कान भी इनका नहीं था, कान भी इनका चला गया था चेचक के कारण ही। तो सोच सकते, ये तो फोटो बनाया गया है, जहां तक हो सका है इन्हें सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वास्तव में इतने सुंदर नहीं थे ये फोटो एक कल्पनात्मक चित्रण है। अपने कल्पना से इनका एक सुंदर रूप बनाने की कोशिश किया है, कि चित्रण किया गया है ताकि आप समझ सके कौन है। पर वास्तव में ये कुरूप थे, लिटरली कहा जाए तो ये कुरूप थे, उतने सुंदर नहीं थे। और अपनी इन्हें उसका मतलब कोई अफसोस भी नहीं था, बल्कि आप जब पढ़िएगा तो इसमें भी उन्होंने चर्चा की है, इन्हें कुरूपता का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसे एक गुण ही की तरह ही उन्होंने लिया है और उसके बारे में चर्चा भी की है। जब मैं कड़वक पढ़ाऊंगा तो उसमें चर्चा करूंगा। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं, इनके परिचय के बारे में, कि चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित थे, परंतु मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभावतः संत थे। यानी कि इनके पास अवगुण क्या थे? शारीरिक अवगुण था, अक्षमता थी, यानी एक आंख से ही वो देख सकते थे, एक कान नहीं था। लेकिन इनके पास गुण क्या था? वो मृदुभाषी थे, मनस्वी थे और स्वभाव से संत थे। तो अवगुण होने के बाद भी उन्होंने दुनिया को इस प्रकार से देखा, एक आंख से भी उन्होंने इस दुनिया को ऐसे देखा जैसे कि दो आंख वाले नहीं देख पाते हैं। ये क्या था? उनमें गुण था। ये विशेष कृपा रही, जिस ईश्वर की वो पूजा में लीन थे, उनकी उस पे भी उस ईश्वर की उन पे विशेष कृपा रही कि उन्होंने एक आंख से भी वैसी दृष्टि दी। कहा भी जाता है कि आप आंखों से नहीं देखते, आंख में और दृष्टि में अंतर होता है। पर्यायवाची अगर हिंदी में देखा जाए शब्दों के जगह पे, शब्दों के अर्थ में, तो पर्यायवाची, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। नजर और नजरिए में फर्क होता है कि अगर आपने नजर बदला तो हो सकता है कि बस कुछ वो दृश्य बदलेगा, पर नजरिया बदल दिया तो हो सकता है कि आपकी दुनिया बदल जाए। तो यहाँ पे वही बात है कि उनका बस एक आंख से दिखता था, लेकिन दुनिया को इस तरह से देखते थे कि बहुत सारे जो अच्छे हैं, जिनके दोनों आंख स्वस्थ है, वो लोग नहीं देख पाते थे। उसी का तो परिणाम है कि हमारे सामने पद्मावत जैसी रचना है, अखरावट जैसी महान महान काव्य ग्रंथ है, आखिरी कलाम है हम लोग के सामने, लेकिन इनकी रचना है।
मलिक मोहम्मद जायसी की, और इनकी इतना आदर सम्मान इस इनकी रचनाओं की वजह से ही है, इनके इसी गुणों की वजह से है, जो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं फिर भी उनके पास वैसे गुण नहीं है। उनके मुकाबले शारीरिक रूप से अक्षम, चेचक से रूपहीन आदमी है, चेचक के कारण इन्होंने आंख और कान गंवा दिए, फिर भी इनमें इतने गुण हैं। तो इनका तो ये व्यक्तित्व परिचय हो गया, इनके जीवन के बारे में कुछ हो गया कि हाँ गरीबी में जिए, फकीरों साधु संतों के साथ पले बढ़े। इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा तक पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, जो सुने समझे वही उनके साथ रहे, साधुओं के साथ, फकीरों के साथ, सूफी संतों के साथ। तो उन्होंने उनसे जो सीखा वही सीखा, वही इनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। इनके कुछ रचनाएं हैं, अब ये महत्वपूर्ण है रचनाएं क्योंकि परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, और चूंकि इतने महान व्यक्तित्व हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका मैं यहाँ पे अध्याय में इनकी चर्चा हुई है, वास्तव में ये महान व्यक्तित्व है मलिक मोहम्मद जायसी। आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा, अभाव में भी स्वभाव मृदु रखने की प्रेरणा, आपको अपने गुणों के विकसित करने की प्रेरणा, व्यक्तित्व निखारने की प्रेरणा। उन्होंने कभी बहाना नहीं किया कि मेरे पास धन नहीं है, मैं कैसे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट एसएस क्लासेस कर सकूं। कभी उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि मुझे अपने स्वभाव, जैसे कि अधिकतर देखा जाता है अभाव में क्या होता है ना कि आप कठोर हो जाते हैं, आपको किसी चीज़ के पाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है तो कठोर हो जाते हैं। इनका स्वभाव था मृदुभाषी। मृदु का मतलब मीठा, भाषी का मतलब भाषा, यानी कि मीठा बोलने वाले, सिंपल बोलने वाले, एकदम से स्वभाव से किसी को दुख ना हो ऐसा बात बोलने वाले। जीवन की सच्चाई को उन्होंने स्वीकार किया और उसको अपने मृदुभाषी स्वभाव के अनुसार, अपने सरल स्वभाव के अनुसार शब्दों में व्यक्त कर दिया। तभी तो इनको जाना जाता है। साहित्यकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, इनको ज़्यादा संचित नहीं किया, इनके बारे में, इनके इतिहास को नहीं इकट्ठा रखा, पर लोगों ने इनकी बातों को याद रखा, इनकी जो रचनाएं हैं उनको अपने मस्तिष्क में याद रखी, और उसे बाद में ऐसा हुआ कि इन श्रुति साहित्यों को, यानी कि जो सुन के जो याद रखे गए, लोक प्रचलन में शामिल हो गए। इनको रचनाओं में, यानी कि साहित्यिक रचनाओं में लोगों को रखना पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी आदि कई सारे ऐसे विद्वान हुए जो बाद में इनकी रचनाओं को, यानी कि जायसी जी की रचनाओं को इकट्ठा करके ग्रंथों के रूप में छापा, और इनका प्रकाशन हुआ जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित हुआ था। तो ये नाम आप लोगों को याद रखने होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी, इन लोगों ने क्या किया था, जायसी ग्रंथावली का संपादन किया था अलग अलग। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है? एक तो आप सबको पता है कौन सी रचना इनकी प्रमुख है, पद्मावत। सबसे प्रमुख, जो सब किसी के साथ पता होगा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत। इसी तरह है एक और है अखरावट। अब यहाँ पे ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जैसे कि पद्मावत दिया हुआ है, अखरावट दिया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा अखरावट या अखरौटा। तो ये क्या है ना कि चूंकि ये लोक प्रचलन की भाषा में अपनी रचनाएं करते थे, और ऐसे ही भाषा में इनके रचनाओं का नाम भी होता था। अब अखरावट कोई ये मत समझे कि इसके हिंदी अर्थ क्या होता है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पे थे अवध के, ये क्या कहते हैं ना, जायस के रहने वाले थे। सामान्य अवधी भाषा में इनका अपभ्रंश, प्राकृत, अवधि, इन सब भाषाओं में ही अधिकतर बोलियां होती थी। तो इन्हीं भाषाओं में इसका पुस्तक का या ग्रंथों का नाम भी होता था। तो लोक भाषा में क्या होता है ना कि शब्दों की उच्चारण के शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि हम शुद्धता ही बोलते, क्या शुद्ध होता है, और अधिकतर बोलने के समय शुद्ध कोई नहीं कहता बल्कि शुद्ध कहता है। तो शुद्ध भी खुद शुद्ध नहीं रहता। वही है कि कई सारे चीज़ों को हम उसके उच्चारण पर ध्यान नहीं देते, बस उनका उच्चारण कर दिया जाता है। अखरावट से कई बार क्या होता है, अखरौटा होता है। रक्त को भी कई बार क्या कहता है, रकत कहा जाता है। वक्त को वकत कहा दिया जाता है। तो अखरावट से अखरौट हो गया या अखरौटा हो गया, तो अलग अलग नाम भी इसके कई हो जाते हैं, हालांकि सब मिलते जुलते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या है, अखरावट। वही पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अगर देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए, तो इनकी ये 7 रचनाएं जो हैं, कहरानामा, मसलानामा,
अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कंद्यावत, ये 7 रचनाएं हैं। 3, 4, 5, 6 और 7, ये साहित्यिक दृष्टिकोण से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन 7 रचनाओं को आप याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। ये कहरानामा को ही महरी बाईसी भी कहा जाता है। महरी बाईसी इसलिए क्योंकि ये कहरानामा क्या है, कहराव से या कहरा से बना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पहले डोली चलती थी तो कहार डोली उठाते थे, पालकी उठाते थे, तो वहीं से ये कहरा बना है। उन लोगों के बीच में कुछ चर्चा होती थी, कुछ कहानियां होती थी, वो लोग कुछ गाते थे। और इनकी रचना का जो एथी है, उद्देश्य है, मतलब जो कहा जाता है ना कथानक, कहानी या कहने वाले जो हैं वो यही लोग हैं। इस तरह इनका नाम कहरानामा भी पड़ा। महरी बाईसी, महरी बाईसी किस लिए कहा गया है कि इस कहरानामा रचना के अंतर्गत में महरा और महरी की परिणय कथा है। कहरानामा महरा और महरी की परिणय कथा भी है। महरा को ईश्वरीय सत्ता का से रूप, मतलब ईश्वरीय सत्ता को महरा के रूप में विरूपित किया गया है, इसे तुलना की गई है ईश्वरीय सत्ता से। और महरी को जीवात्मा से, यानी कि हम लोग हैं आपस में जो भी हैं, जीव की आत्मा से, जीवात्मा से संबोधित किया गया है। सामान्य रूप से क्या माना जाता है कि ईश्वरीय सत्ता और जीवात्मा, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा को एक दूसरे से संबंधित माना जाता है। और जीवात्मा का मेन लक्ष्य क्या होता है, उसे परम लक्ष्य होता है कि परमात्मा से मिलना, इसी को मोक्ष के रूप में वे लोग जानते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है, यही इनकी भी धारणा थी। और इसलिए ईश्वरीय सत्ता और जीवात्मा, इनके रूप को उन्होंने क्या कहा, प्रतीक रूप में महरा और महरी को माना। और इनकी परिणय कथा, इनकी प्रेम कथा के बारे में लिखा कहरानामा। ईश्वरीय सत्ता और हर इसमें खासियत यह है कि हर एक संवाद द्विअर्थी होता है। यानी कि आप देखें तो जनरल आम बोलचाल की भाषा में ये रहेगा कि महरा ये पुरुषवादी, मैंने पुरुष के हैं, क्या कहा जाता है इसको, पुरुष को उदाहरण दिया है कि महरा एक पुरुष है, वहीं महरी एक स्त्री है, और इन दोनों की परिणय कथा के बारे में है। आप आम जनरली पढ़ सकते हैं तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है ईश्वरीय सत्ता और जीवात्मा से, कि जब परमात्मा का मिलन जीवात्मा से होता है, इस कहानी को उन्होंने अपने दृष्टि से लिखा है। तो इसका एक विशेषता भी है कहरानामा का, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। हालांकि वो आगे के कोर्स में मिलेगा, आगे के सिलेबस में मिलेगा, 12वीं में नहीं मिलेगा। जब हिंदी में आप आगे बढ़िएगा, शायद ग्रेजुएशन में या एमए में, तब आपको उसकी चर्चा मिलेगी, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल हम लोगों को बस ये जानना है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, इसको मिटा दिया जाए, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा भी कहा जाता है, मैंने चर्चा भी की थी इसके बारे में। मसलानामा, जिसको मसला भी लिखा गया है, इसलिए भी कहा जाता है कि ये खंडित प्रति ही प्राप्त हुई है, इसका ओरिजिनल कॉपी नहीं मालूम है, नहीं मिला है, बस कुछ कुछ भागों में मिला है ये, तो पूर्ण रूप से ये नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे 6 ही दिए गए हैं, 3 और 3 6। एक कंद्यावत को इसमें नहीं दिया गया है, हालांकि इनकी 7वीं प्रति भी है कंद्यावत। इन रचनाओं को आप याद रखेंगे, इनकी लिखे कुछ पुस्तकों के। इसके अलावा भी, इन 7 रचनाओं के अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जो रचनाएं इन्होंने की हैं, जैसे कि चंपावत, होली नामा, इतरावत, कई कृतियां ही इसके अलावा भी हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है। और ये पूछ सकते हैं, ये 3 चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, चंपावत, होलीनामा और इतरावत। महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, हर एक रचना एक एक, जैसे कि पद्मावत है ना, वैसे ही हर एक रचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो कड़वक ये अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पुस्तक में जो दिया गया है 2 भाग में, उसमें पद्मावत के ही शुरुआती दोहे, शुरुआती छंद कुछ और अंतिम छंद, इन्हीं दोनों का मिलाया हुआ रूप है। शुरुआती यानी प्रारंभिक अंश और आखिरी अंशों का इसमें चर्चा की गई है। अब इनके बारे में कुछ देख लिया जाए कि कैसी रचनाएं रचते थे। तो अधिकतर लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को ही आधार बना करके छंदबद्ध करके, यानी कि छंदों के रूप में काव्य लिखने की परिपाटी थी। और ये परिपाटी क्या थी? परिपाटी मतलब प्रचलन,
जो चलता हो, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। अपभ्रंश साहित्य, जब मैंने भाषा के विकास के बारे में बताया था तो बताया था कि शुरुआत हुआ था कैसे, वैदिक ब्राह्मी लिपि से वैदिक भाषा में लिखा जाता था। वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत हुआ, एक वैदिक संस्कृत हुआ। लौकिक संस्कृत में जो बोलचाल में थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट होती थी, कहा जाता है ना कि जटिल थोड़ी होती थी, कठिन बोलचाल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सभी लोग उतने ज्ञानी या उतने विद्वान हो यह आवश्यक नहीं है। विद्वान कह सकते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, जो उसके व्याकरण की जानकारी हो, हर लोग किसी को वहाँ पे व्याकरण रूप से उतने शुद्ध नहीं होते हैं। तो लौकिक संस्कृत हुई। लौकिक संस्कृति में भी बोलचाल में धीरे धीरे क्या हुआ कि टूटने लगी वो, जैसे होता है ना तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, यानी कि हु बहु जो आगे वो तत्सम शब्द, और उन्हीं के रूपांतरित शब्द हो गए देसी भाषाओं में या विदेशी भाषाओं में, वो तद्भव हो गए। तो धीरे धीरे वो बोलचाल की भाषा में उनके रूप बदलने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, प्रकृत, पाली, इन सब चीज़ों का जन्म हुआ। प्रकृत से फिर आगे फिर अपभ्रंश निकले, अपभ्रंश भाषाओं के बाद अन्य भाषाएं निकली, लास्ट में करते करते खड़ी बोली निकली, और ये हम लोगों के सामने उपस्थित है जो हिंदी वहीं से है। तो अपभ्रंश साहित्य में रही या प्रकृत में रही, जो बोलचाल की भाषा थी तत्कालीन समय में। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो, यानी कि ये प्रेम कथाओं को आधार बना करके जो काव्य लिखा जाता है, कथा काव्य, वो आम बोलचाल की भाषा में रहती थी। या हो सकता है कि विद्वानों की जो भाषा कहा जाता है, दैवीय भाषा, संस्कृत में वहाँ पे भी हो, उपलब्ध हो, ऐसी भाषा में भी। लेकिन जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली गई। अव्याहत मतलब बिना रोध के, बिना अवरोध के वो चलती चली गई ये परिपाटी, यानी कि प्रचलित प्रेम कथाओं को छंदों के रूप में व्यक्त करने की परिपाटी, कथा काव्य के रूप में, जो कहानी है एक काव्य के रूप में प्रस्तुत करना, एक कहानी को ही, यानी कि इस कहानी की शुरुआत होती है, इस कहानी का अंत होता है। काव्य क्या होता है, अधिकतर कविता देखा जाता है कि एक दर्शनात्मक होते हैं, यानी कि फिलोसफिकल टाइप से वो होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है, उसे लिख मैंने प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे कहानी आप नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे एक लय में, यानी कि छंद में इसे बांध देते हैं। उनका अर्थ विशेष होता है पर कहानी वहीं रहती, खुद कहानी की तरफ आगे बढ़ती हैं वे कविताएं, वे काव्य, इन्हें कथा काव्य कहा जाता है। कथा काव्य समझ में आ गया आप? मैं पहले भी कहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं या जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों के अर्थ आपको समझना चाहिए और उनमें फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा में नहीं कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कथा काव्य, वैसे काव्य या फिर वैसी कथा जो काव्य के रूप में हो, या वैसा काव्य जिसमें कथा कही गई हो, कोई कहानी कहा गया हो और काव्य के रूप में लिखा गया हो, तो वो कथा काव्य हो गया। अपभ्रंश और प्राकृत भाषा में इनकी लिखने की अधिकतर परिपाटी थी, इसलिए क्योंकि ये बोलचाल की भाषा थी। फिर इसके बाद दूसरा एक शब्द आता है प्रेमाख्यानक काव्य। प्रेमाख्यानक काव्य मतलब क्या होता है, इसमें प्रेम प्रलाप की बातें हों, प्रेमाख्यानों की बातें हों, ऐसे काव्य प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। ये जैसे कि पद्मावत में भी है, राजा रत्नसेन की और रानी पद्मावती की प्रेम की इसमें चर्चा है, उनके बारे में जो कैसे उनका मिलना हुआ, कैसे रत्नसेन का रानी पद्मावती से विवाह हुआ, इन सब की चर्चा भी है। बाद में युद्धों की भी चर्चा है, लेकिन इसकी भी चर्चा है। तो प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक क्या नहीं, लेकिन प्रेमाख्यानक इसमें चर्चा है। आख्यान, प्रेम और आख्यानक से मिलकर बनाएगा प्रेमाख्यानक। तो आख्यान होता है कहानियां, आप जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें चर्चा भी आएंगी प्रारंभिक साहित्यों के बारे में कि आख्यान का मतलब होता है कहानियां, बड़ी बड़ी कहानियां जो होती हैं, ग्रंथ कह सकते हैं, कथा भी कह सकते हैं। और आख्यायिका कहा जाता है छोटी छोटी कहानियां का, जैसे प्रसंगों में कहा जाता है, उस प्रसंगों को कहा जाता है आख्यायिका, और बड़ी कहानियों को आख्यान कहा जाता है। तो वहीं प्रेम की जो आख्यान है प्रेमाख्यानक, वैसे कथा काव्य, वैसे प्रेमाख्यानक काव्य हो गए, यानी कि प्रेम से संबंधित। मैंने बताया था कि कड़बक शैली किसे कहते हैं, चौपाई, दोहा, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है आदि की शैली को कड़बक शैली कहा जाता है। इस पाठ में भी इसकी चर्चा है। तो ये तो था मलिक मोहम्मद जायसी जी का परिचय। कुछ है कि उस समय की भाषाओं के बारे में भी है,
कैसी रचनाएं की जाती थी, जैसे कि किसानों और कारीगरों की भाषा के रूप में बताया गया है अवधी और ब्रज में। ये अवधी भाषा थी किसानों और कारीगरों की, सीधी, स्पष्ट और रूखी थोड़ी सी। वैसे ही ब्रज की भाषा थी कि ब्रज में गीतिमयता और कोमलता के थी, यानी कि गीत के रूप में ज़्यादा प्रदर्शित किया जा सकता है। अधिकतर वहाँ पर रचनाएं भी हैं एक ब्रज की, और उसमें कोमलता होती थी। वहीं कथावृत अवधी भाषा में ब्रज की भाषा के अपेक्षा कथावृत और विवरण विस्तार को सहेज सकने की क्षमता ज़्यादा थी, क्योंकि ये गीत की तरह प्रस्तुत की जाती थी और ये कथा की तरह थी। तो इसमें ज़्यादा भाषाओं के बारे में हम लोग नहीं अंदर जाते हैं। बस हमको इसमें से ध्यान क्या रखना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसमें से प्रश्न आ सकते हैं कि कथा काव्य के बारे में, कि कथा काव्य क्या है, किसे कहा जाता है, बता सकते हैं हम कि शुरुआती जो प्रेम कथाओं को छंदोबद्ध बनाकर लिखने की परिपाटी शुरू हुई किन भाषाओं में थी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा साहित्य में, या हो सकता है, संभव है, संस्कृत भी अगर दिया हो तो संस्कृत भी मारेंगे यहाँ पे आंसर में। दूसरे एक यहाँ पे नाम आता है मुल्ला दाऊद का, ये भी सूफी संत हुए और उनसे लेकर के जान कवि और उससे भी आगे जो परंपरा चली वहां तक है। यहाँ पे ये कुछ कुछ नाम हैं जिन्हें रखना है, जो इससे आप समझ सकते हैं कि इस परंपरा में ये हैं, नामों से बस यही हैं। और उसके बाद अगला नाम आता है आधुनिक हिंदी साहित्य में कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी की। इन्होंने क्या किया था, मैंने बताया भी था, जायसी के अलग कई सारी रचनाओं को अलग अलग इन्होंने जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित किया था। तो ये तो हो गया जायसी जी की जीवन परिचय के बारे में। इन्हें मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी माना जाता है। प्रेम की पीर, यहाँ पे पीर का मतलब क्या हुआ, पीड़ा से है, यानी कि प्रेम की पीड़ा को प्रदर्शित करने वाले कवि हैं। स्वभावतः संत थे और ये मनुष्य की पीड़ा को भी बहुत अच्छे से, मतलब मर्मस्पर्शी तरीके से व्यक्त करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से। तो प्रेम की पीड़ा को, विरह को, वेदना को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत करते थे, इसलिए इन्हें प्रेम की पीर के कवि के रूप में भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कविता है किसके बारे में है, पद्मावत जो रचना है इनकी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यानी कि जैसे कि प्रेम की पीड़ के बारे में बताया गया है कि यह प्रेम अनुभूति में रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न भावों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। जैसे कि आप लोग कहीं देखते हैं कोई कहानी शुरू हुई, उसमें नायक से शुरू हुआ, नायिका से शुरू हुई और एक परिणति पहुंच गई। लेकिन इनकी जो कहानियां हैं, ग्रंथ है, जैसे कि पद्मावत, अखरावट, इनमें अलग अलग पात्रों को, अलग अलग चरित्रों को, उनकी वर्णन करते हुए उनको एक शुरुआत दिया जाता है, अच्छे से उनका वर्णन किया जाता है और उन सब को मिलाकर एक निश्चित परिणति तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। यानी कि अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निखारा जाएगा और उन्हें एक दिशा दे करके परिणतियों तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि उन्हें ऐसे उनके चरित्र में फिट किया जाता है कि वो उसमें उनका एक तो निखार होता ही है, उनका पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और जो एंडिंग रहती है, यानी कि जिस दिशा में जैसे वो परिणति रहती है वहां तक उनके विशेष, मतलब जो कहा जाता है उनका महत्व वहां तक पहुंच जाता है, विशेष अर्थ में पहुंच जाता है। पद्मावत के जैसे हम उदाहरण ले तो पद्मावत में नायक कौन है, राजा रतन सेन जी। नायिका कौन है, रानी पद्मावती जी। इसके अतिरिक्त अन्य चरित्र भी हैं, जैसे कि नागमती जो कि रत्न सेन जी की पत्नी है, सिंघल नरेश गंधर्व सेन जी जो कि रानी पद्मावती के पिताजी हैं। उसके अलावा इनका एक तोता था हीरामन नाम का, वो भी इसमें एक चरित्र है। राघव चेतन जी जिन्होंने रानी रूपमती क्या नाम है इनका, पद्मावती जी के रूप का वर्णन किया था। अलाउद्दीन खिलजी, ये सब चरित्र अलग अलग हैं जो इस कहानी में, इस पद्मावत ग्रंथ में शामिल हैं और इनके चरित्रों का चित्रण अलग अलग खूब मतलब निखार के लिखा गया है। इनके बारे में अच्छी से चर्चा की गई है, हर एक के बारे में बताया गया है। इनका चरित्र निखरता है, यहाँ पे पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और कहानी के जब अंत किया जाता है उस समय तक सभी इस प्रकार से गुथे हुए रहते हैं कि आप इन्हें अलग नहीं समझ सकते। तो वही बात है कि अमिट चरित्र के रूप में निखारते हुए अलग अलग पात्रों को
उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देते हैं। ये तो हो गया हमारे लेखक परिचय के बारे में, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय, उनके रचनाओं के बारे में, और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रकार से कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जाना। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा कर लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी तो क्या थे, सूफी काव्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूफी काव्य की एक धारा है, यानी कि जिसमें अधिकतर ईश्वर के भक्ति के बारे में ज़्यादा बातें कही जाती हैं, लोक जीवन के बारे में एक धार्मिक तरीके से, एक दार्शनिक रूप में बातें कही जाती हैं। और एक चीज़ और है कि सूफी धारा में ईश्वर के स्त्री रूप की चर्चा की गई है। ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं पूछा जा सकता है, परीक्षा में ना भी पूछा जाए तो आमतौर पर ध्यान दीजिएगा कि साधु संतों ने जहाँ, या फिर अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो इस्लाम में भी पुरुष रूप में चर्चा की गई है, जैसे कि मोहम्मद साहब, अल्लाह के बारे में, या फिर अन्य जो भी व्यक्तित्व हमारे सामने निखर के आते हैं, सिर्फ इस्लाम में नहीं अन्य धर्मों में भी, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, गॉड, इन सब की चर्चा की है तो पुरुष रूप में चर्चा की गई है। धार्मिक यहाँ पे हिंदू धर्म में भी वैसे ही है कि भगवान, हालांकि देवी देवताओं की भी चर्चा है, देवियों की भी चर्चा है, लेकिन एक कहा जाता है ना प्रधान जो प्रमुख पात्र कहा जाए अगर कहीं पे भी, तो विभिन्न धर्मों में भी, हालांकि ये माना जाए कि सनातन धर्म की खूबसूरती है कि इसमें सभी लोगों को बराबर समानता दिया गया है, हर एक देवी हो या देवता हो सबको बराबर सम्मान दिया गया है, और सबके अलग अलग मतलब लोगों की अलग भक्ति हो सकती है, भावनाएं जुड़ी हो सकती है, सिर्फ इसमें ही नहीं अन्य धर्मों में भी हो सकती है। तो हम धर्मों के बीच में नहीं जाते हैं, बल्कि इनकी धारा जो है उस पर ध्यान हम लोग देते हैं। हमें उन विवादों में नहीं पड़ना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे अर्थ क्या है। अर्थ बस यही है कि सूफी जो धारा है, सूफी संतों की जो धारा है, वो ईश्वर के स्त्री रूप की ज़्यादा चर्चा करते हैं, ईश्वर के स्त्री रूप की चर्चा करते हैं। तो जो सूफी काव्य कहा जाता है इसमें ईश्वर के स्त्री रूप की चर्चा की गई है, और इस सूफी काव्य धारा के श्रेष्ठतम कवियों में से एक है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं सूफी काव्य में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। प्रधानतः प्रेम एवं विरह भाव की व्यंजना करते हैं। मैंने बताया भी कि प्रेम के पीर के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कि प्रेम के भाव में और उसके जो होने वाली जो उत्पन्न पीड़ा है, यानी कि विरह की पीड़ा, वेदना, विरह की वेदना, अलगाव की वेदना, ये सब की इन्होंने बहुत अच्छे से व्यंजना की है। प्रेम भाव की और विरह भाव की व्यंजना की है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी ने प्रमुख रूप से। वहीं है लौकिक एवं अलौकिक प्रेम के अद्भुत सम्मिश्रण इनके काव्यों में है। लौकिक प्रेम आप समझ सकते हैं, जैसे कि राजा रत्न सेन जी, रानी पद्मावती जी, इनका जो प्रेम था लौकिक प्रेम था, यानी कि यहाँ के मतलब उपस्थित जो इस लोक के हैं वो लौकिक हो गया। अलौकिक जो इस लोक के नहीं है, लौकिक का मतलब क्या है, लोक के, लोक से मतलब लोग नहीं, लोक यानी जगत के, इस लोक से जो संबंधित है वो है लौकिक। जो इस लोक से संबंधित यानी कि इस जगत से संबंधित नहीं है वो है अलौकिक। तो जो इस ये लौकिक प्रेम है, यानी कि दो व्यक्तियों के प्रेम, जो इंसान है दो, जैसे कि मैंने उदाहरण भी दिया था राजा रत्न सेन की, रानी पद्मावती की, ये लौकिक प्रेम हो गया। वहीं अलौकिक प्रेम क्या होता है, एक भक्त के उसके भगवान से, जैसे कि सूफी मत में कहा जाता है कि वो अपने जो उनके परवरदिगार हैं उनके साथ उनकी प्रीति लगती है, तो ये उनकी अलौकिक प्रेम हो गया, उनकी आस्था जो हो गई, भक्ति हो गई, ये सब अलौकिक प्रेम है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं मीरा भाई का प्रेम श्री कृष्ण जी के लिए, ये अलौकिक प्रेम है, दैवी प्रेम है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे प्रेम की भी चर्चा की है। इनका अद्भुत सम्मिश्रण इनके काव्यों में मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्यों में। वहीं मैंने बताया भी था कि जायसी के जीवन वृत्त से संबंधित कोई बाह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों को या साहित्यकारों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनकी रचनाओं के माध्यम से ही अंततः जो साक्ष्य मिलते हैं उनमें कुछ कुछ रचनाएं, कुछ कुछ पंक्तियां लिखे जो अपने बारे में वो उनके बता देते हैं। तो उनके आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है उनके जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके निधन के बारे में। बाद में कुछ लोगों ने भी चर्चा की है कि जायसी जी यहाँ तक ऐसे थे, तो उनके निधन के बारे में या उनके बाद के काल के बारे में रचना किया जाता है। आखिरी कलाम जायस नगर में, जैसे कि उदाहरण के कहा जाता है कि कैसे उनके साक्ष्यों के माने अनुमान लगाया जाता है। आखिरी कलाम में एक लाइन है कि जायस नगर मोर स्थानु
तहाँ आई कवि कीन्ह बखानो। यहाँ पे जायस नगर में, इससे पता चलता है कि जायस नगर इनका निवास स्थान था। जायस नगर मोर स्थानु, यानी कि जायस नगर मेरा स्थान है। तहाँ आई कवि कीन्ह बखानो। अब यहाँ पे कुछ लोग है, आई के मतलब आना है, यानी कि वहां आया कवि कीन्ह बखानो, वहां पे ये कवि आए जिनकी बखान किया जा रहा है। तो आने के अर्थ क्या हुआ? कुछ विद्वानों ने कहा है कि इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहीं और से आकर के जायस नगर में बस गए थे। आने से अर्थ यह शाब्दिक अर्थ वही है। इसका एक और विशेष अर्थ भी होता था कि चूंकि ये सूफी संत जैसे थे, सूफी काव्य के ये प्रमुख कवि हैं, तो इन ऐसे व्यक्ति आना जाना के सामान्य शब्दों में नहीं बन सकते हैं, बल्कि यहाँ आना का मतलब अवतरित होना भी हो सकता है। इनके लिए कुछ लोग जो विशेष अर्थ में कहा जाए कि अवतरित होने का भी कहा जाता है कि इस दुनिया में आना, इस दुनिया से जाना, उनके लिए ये दुनिया नश्वर है। इसे एक बस एक क्या कहा जाए ना, जीवन बिताने के कुछ पल रुकने के एक सराय के रूप में ये लोग जानते हैं। अधिकतर दार्शनिक बातों में या सूफी बातों में ऐसे चर्चा की जाती है कि ये दुनिया एक सराय की तरह है। यहाँ पे आए आप, यानी कि जन्म हुआ, कुछ समय रहे, जीवन बीता, फिर यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि मृत्यु हो गई। तो वही बात है कि यहाँ पे आय का अर्थ है वही कि इस जीवन को प्राप्त किया। आमतौर पे यही माना जाता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि आना का मतलब कहीं और से आए हुए, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका खंडन किया है कि वो कहीं और से नहीं आए, बल्कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ है। वैसे ही एक और चर्चा है, पद्मावती में भी उन्होंने अपने जन्म के बारे में कहा है। तो ये रहा इनके मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन परिचय के बारे में। विजय देव नारायण शाही ने एक बात कही है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे, सीधे या अवतरण दे दे और कहे कि विजय देव नारायण शाही जी ने क्या कहा, किसने कहा था, विजय देव नारायण शाही जी ने कहा था, या दे दे कि इसकी बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। कि जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युगों के भीतर कड़कती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी है और बहुत कड़वे यथार्थ भी है। झिलमिलाती यूटोपिया भी है। यूटोपिया का मतलब एक काल्पनिक लोक जहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है, एक कल्पना लोक है यूटोपिया। यूटोपिया भी है और रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी है। यानी कि दोनों चीजों में एक समन्वय बनाया गया है कि यूटोपिया जैसी भी जगह है इनके रचनाओं में, और रिश्वतखोरी पर यानी कि एक बुराई पर, सामाजिक दुर्बलता पर भी उससे भी जुड़े हुए कारागार है। अगर कारागार है तो वहां पे वो सामाजिक दुर्बलता है। सत्य और साका भी है, छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहठ भी है। राजहठ जो विध्वंसकारी छल से भरा हुआ, वो कितना विनाशकारी होता है, पूरे राज्य को तबाह कर देता है। इस कवि की निर्मलता इसमें नहीं है कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निष्कलंक चीजें देखते हैं, बल्कि इसमें भी है कि वह अच्छा बुरा जो कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है। यानी कि इनकी रचनाओं में न सिर्फ एक पक्ष को दर्शाया जाता है, बल्कि अलग अलग पक्षों को भी, बल्कि अच्छी और बुरी दोनों बातों को भी एक विशेष ढंग से समझाया जाता है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ अच्छाई दिखा दिए, थोड़ा सा अपने आप को समेट लिए, वो पूरे परिदृश्य को एक संपूर्ण परिदृश्य के रूप में दर्शाने की प्रयास किया जाता है। विजय देव नारायण शाही ने यही कहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में दिया जाएगा। तो इनके मलिक मोहम्मद जायसी का लेखक परिचय हो गया। अब देखते हैं हम लोग इनके अध्याय के बारे में। कड़बक शैली मैंने बताया, दोहा और चौपाई के फॉर्मेट में लिखा रहता है। और जो कड़बक है इसके बारे में पहले मैं बता दूं, इसमें दिया भी हुआ है कि इनकी यहाँ प्रस्तुत 2 कड़बक अलग अलग संकलित हैं। यह पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से हैं, किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत व्यंजना करते हैं। यही है कि पद्मावत ग्रंथ से लिया गया है, ग्रंथ काव्य है, कथा काव्य है, पद्मावत उसमें से लिया गया है। प्रारंभिक छंद हैं और अंतिम छंदों में से कुछ लिया गया है और उन्हें एक जगह रखा गया है। हालांकि दोनों अंत है, मतलब समझिए कि ग्रंथ है, वो ग्रंथ काव्य है और उसके प्रारंभिक छंद और अंतिम छंद को एक साथ रखा गया, परंतु दोनों में सामंजस्य है, वो मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद। तब तक ले हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में।